जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे 20 जुलाई 2024 के विजन आइज की न्यूज़ को। इस पीडीएफ का ओरिजिनल क्रेडिट जाता है विजन आइज को। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है एलिफेंट पॉपुलेशन एस्टिमेशन बाय केरलास वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट। तो थोड़े टाइम पहले क्या हुआ था कि इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी चार्टर बनाया गया था, जिनके द्वारा ये बोला गया था कि केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटक, ये तीनों स्टेट एक साथ आएंगे, साउदर्न स्टेट, इन रिस्पॉन्स टू राइजिंग ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो इसी के चलते इन तीनों स्टेट में एलिफेंट का एस्टिमेशन करा, पॉपुलेशन का एस्टिमेट किया गया है। हाईलाइट्स क्या है भाई? तो केरला में एलिफेंट की पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है। ठीक है, पहले 1920 थी, अब 1793 हो गई है, 1793 हो गई है। और जो एलिफेंट का डेथ रेट है वो भी 40% चल रहा है। जुवेनाइल एलिफेंट, एलिफेंट अगर 0 से 10 साल तक होता है तो उसको जुवेनाइल बोलते हैं, छोटा बोलते हैं। और इसी छोटी आयु में 40% एलिफेंट की डेथ हो जा रही है। किससे डेथ हो जा रही है? तो एक बीमारी है एलिफेंट एंडोथिलोट्रोपिक हेर्पी वायरसेस। देखो ये क्या होता है, एलिफेंट में एक सेल होता है एंडोथियालिटिक सेल। इस सेल के अंदर वायरस आ जाते हैं, ये हर्पी वायरस जो हर्पी विराडे फैमिली से आते हैं। नाम से ही उसका नाम विराडे फैमिली से है, तो आपको पता चल जाएगा हर्पी विराडे फैमिली से आते हैं। इसमें बहुत टाइप की बीमारी हो जाती है एलिफेंट को, जैसे रेस्पिरेटरी सिंड्रोम हो जाता है, सांस वो नहीं ले पाता है, नर्व सिस्टम फेल हो जाता है, साथ ही साथ उनको हेमरेज हो जाते हैं, ब्लड वेसल्स काम करना कम कर देते हैं, उनका ऑर्गन फेरियल हो जाता है, बहुत कुछ हो सकता है। और इतनी गंभीर बीमारी है, डेफिनेटली इसके लिए अभी तक कोई ट्रीटमेंट भी हम नहीं लेके आए हैं, जबकि हमें लानी चाहिए थी। ठीक है, तो क्या इसे हम क्योर कर सकते हैं? यस, क्योर हो सकता है, कोई ट्रीटमेंट भले ही ना हो, सिंपल मेडिकेशन पे एलिफेंट को रखा जाए, रेस्ट दिया जाए, तो इट कैन बी अ ट्रीटेबल, क्योरेबल। ठीक है, पूरी पूरी तरीके से वैक्सीन या ट्रीटमेंट कोई नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये बकवास है पॉइंट। एलिफेंट के विषय में हम बात कर लेते हैं। तो एशियन एलिफेंट्स है, उनकी 3 कैटेगरीज है, एक सुमात्रन, श्रीलंकन और एक इंडियन। ठीक है, उसमें से जो वर्ल्ड में टोटल पॉपुलेशन है उसमें से 60% पॉपुलेशन इंडियन एलिफेंट्स की है। ठीक है, और मेजोरिटी में सबसे ज़्यादा कहाँ पे? तो कर्नाटका में है। अभी कोई भी समझ लीजिए एलिफेंट के ऊपर क्वेश्चन आता है तो हमारा ये बनेगा इंट्रो कि इंडिया इज़ होम टू 60% ऑफ वर्ल्ड एलिफेंट, हाईएस्ट पॉपुलेशन रिसाइड्स इन कर्नाटका, फॉलो बाई ओके। उसके बाद आसाम, फिर केरला। कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है? तो एलिफेंट 60 to 70 ईयर्स जीते हैं। गेस्टेशन पीरियड उनका 20 to 22 मंथ्स होता है। गेस्टेशन पीरियड मतलब प्रेगनेंसी पीरियड। रिप्रोडक्शन क्या होता है? तो जब कोई एलिफेंट 18 से 20 साल का हो जाए तब वो फीमेल एलिफेंट रिप्रोड्यूस कर सकती है। और जो लीडर होता है एलिफेंट की ग्रुप में वो फीमेल होती है यूजुअली। थ्रेट क्या क्या है? हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, डिग्रेडेशन, ह्यूमन एंड एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट होती है, पोचिंग होती है, एट्सेट्रा। ये सब आपको वैसे ही पता है। कंजर्वेशन स्टेटस क्या क्या है? शेड्यूल 1 में है, एंडेंजर्ड है, अपेंडिक्स 1 में है। एलिफेंट का रोल क्या है इकोसिस्टम में? तो भाई सबसे पहले इकोलॉजिकल बैलेंस ये बना के रखते हैं। कैसे? वेजिटेशन जो भी ज़्यादा होगी उनको ये खा जाएंगे तो वेजिटेशन ग्रोथ लिमिट में रहेगी। फिर सीड जर्मिनेशन ये करवा सकते हैं, डिस्पर्सल ऑफ प्लांट सीड्स, क्योंकि ये जो खाते हैं फिर उनका जो एक्सक्रीटा निकलेगा वो अलग अलग जगह पे डिस्पर्स कर देगा सीड्स को, क्योंकि इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी। ये भी ठीक है, न्यूट्रिएंट साइकिल रिसाइकल होती रहती है, ग्रासलैंड मेंटेन होते रहते हैं, इसीलिए एलिफेंट को की स्टोन स्पीशी बोला जाता है। ग्रेट। कंजर्वेशन मेजर्स हमने क्या क्या लिए गए हैं? तो हम प्रोजेक्ट एलिफेंट लेके आए हैं 1992 में। फिर मिटिगेट ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट के लिए हम इलेक्ट्रिक फेंसेस बनाए हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाए हैं और बिहीव फेंसेस बनाई हैं। बिहीव फेंसेस शायद यही है कि इसमें हम क्या करते हैं, जो फेंस होती है उसके आजू बाजू हम बी कल्चर बना देते हैं, हनी बी होती है उसको हम प्रोड्यूस करते हैं। फिर 33 एलिफेंट रिजर्व हमने बना दिए हैं, उसमें से 14 जो है वो मेजर एलिफेंट साइट्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़। रिसेंटली गुजरात में वलसाड टू सूरत जाती हुई ट्रेन डीरेल हो गई थी, तो उसके रिलेटेड कुछ बातें हो। इससे पहले भी एक ट्रेन डीरेल हुई थी, वो है कांचनजंगा एक्सप्रेस, जो कि गुड्स ट्रेन थी।
अभी ट्रेन डीरेल हो क्यों रही है, ठीक है। तो भाई सबसे पहले अंडर इन्वेस्टमेंट इन रेलवे, जितना पैसा हमें डालना चाहिए उतना हम डाल ही नहीं रहे हैं। दूसरा, डिरेलमेंट का मेन कारण ये भी है, डिरेलमेंट हो जाती है। फिर रेलवे स्टाफ जो होता है वही अवेयर नहीं होता है, वही बहुत सारी गलती कर देता है। आगे ओवरवर्कड लोको पायलट है। लोको पायलट मतलब ट्रेन के ड्राइवर, वो ऑलरेडी ओवरवर्कड है क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा घंटे काम करना पड़ता है, इससे एक्सीडेंट का रिस्क डेफिनेटली बढ़ जाता है। फिर अनमेन्ड रेलवे क्रॉसिंग, बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पे कायदे से फाटक बनाया नहीं हुआ है, बट ऐसे ही लोग उसको क्रॉस कर रहे हैं, तो ये दिक्कत देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेजर्स क्या क्या लिए गए हैं, ये हो गया एक्सीडेंट के कारण, बट मेजर क्या क्या हैं। तो हमने लिंक होफमैन बुश मॉडल अडॉप्ट किया हुआ है, ये जर्मनी से आता है, ठीक है। जर्मनी की ट्रेन को वैसे भी बहुत अच्छा बोला जाता है, हमने वही मॉडल अडॉप्ट किया। इसमें होता क्या है, जो ट्रेन के डब्बे होते हैं वो इस तरीके से बने होते हैं कि अगर एक्सीडेंट हो जाता है या डिरेलमेंट हो जाता है, कुछ होता है, तो ये डब्बे एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ेंगे, ठीक है, और ना ही ये एक दूसरे से स्लिप हो जाएंगे। इससे डेफिनेटली सेफ्टी बढ़ जाएगी। फिर ये 160 की स्पीड से जा सकते हैं आराम से। फिर ब्रेकिंग सिस्टम अच्छी होती है, तो ऐसा सब फायदे होते हैं। इसी मॉडल को बोलते हैं लिंक हॉफमैन बुश मॉडल। ओके। फिर इम्प्रूव वर्किंग कंडीशन करनी है, ताकि भाई कंडीशन अच्छी होगी तो इंसान काम भी अच्छा कर पाएगा। स्टैंडर्डाइज करना है लोकेशन ऑफ सिग्नल्स बेस्ड ऑन विजिबिलिटी, जो सिग्नल्स दिया जाता है लोकेशंस के उसको और अच्छा करो। फिर एलिमिनेट करो अनमेन रेलवे क्रॉसिंग को, वो सबसे ज़रूरी है। फिर एक्सेलरेट करो डिप्लॉयमेंट ऑफ कवच। कवच आपको पता नहीं, आइडिया है या नहीं, कवच क्या है कि ट्रेन के आगे एक सिस्टम लगाया जाता है जिसमें से RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, उसके सिग्नल्स जाते होते हैं। वो ट्रेन के आगे जो भी कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, समझ लीजिए गाय खड़ी है, तो उसको आइडेंटिफाई कर लेगा और ट्रेन अपने आप रुक जाएगी। वैसे ही समझ लीजिए इधर से एक ट्रेन आ रही है, इधर से दूसरी आ रही है, तो वो अपने आप आइडेंटिफाई कर लेगा कि सामने से कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, वो खुद ब्रेक मार देगा। तो इवन व्हेन लोको पायलट इज अनअवेयर ऑफ इट, ट्रेन विल स्टॉप। ओके। फिर स्टेप्स टेकन टू इम्प्रूव रेलवे सेफ्टी, एक तो हमने कवच ला दिया है, वो तो है ही है। साथ ही साथ जस्टिस खन्ना कमेटी की रिकमेंडेशन है कि सेपरेट सेफ्टी डिपार्टमेंट होना चाहिए, उसको हमने बना दिया था भाई। फिर हमने राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष बनाया था, जिसका मेन काम क्या है कि सेफ्टी रिलेटेड एसेट को हम अपग्रेड करेंगे, रिप्लेस करेंगे, रिन्यू करेंगे। फिर ऑल अनमेन रेलवे क्रॉसिंग, कि जहाँ जहाँ पे अनमेन रेलवे क्रॉसिंग है उसको बंद किया हमने। फिर ऑल लोकोमोटिव्स है, उसके अंदर हमने विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस डाले हुए हैं ताकि लोको पायलट हमेशा अलर्ट रहे। दैट्स इट। अभी देखो रेल के ऊपर कोई आपको क्वेश्चन आता है मेंस में, तो यही आपका आंसर होगा। सबसे पहले ट्रेन एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं, रिसेंटली हमें देखने को मिल रहे हैं, हालांकि पहले के मुकाबले ये काफ़ी कम है, बट फिर भी है, तो ये आपके रीजंस होंगे एक्सीडेंट होने के। फिर हमने क्या मेजर्स लिए हैं, ठीक है, तो ये रहे हमारे, हमने मेजर्स लिए हुए, और हमें क्या और करना चाहिए मेजर्स टू इम्प्रूव, तो हम ये कर सकते हैं। ओके। और इंट्रो में हम क्या लिखेंगे, तो भाई इंडिया का जो रेल नेटवर्क है वो सबसे बिजीएस्ट है पूरे वर्ल्ड में, और साइज़ की बात करें तो 4th लार्जेस्ट है। ये इंट्रो बनेगा। फिर कोई भी क्वेश्चन पूछा हो रेलवे के रिगार्डिंग, ग्रेट। नेक्स्ट, थोड़े टाइम पहले हमने नार्को को कवर किया ही था, अगेन फिर से वही न्यूज़ आई है, उसके रिगार्डिंग न्यूज़ आई है ड्रग ट्रेड के रिलेटेड। चलिए, अभी क्या किया है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक टोल फ्री हेल्पलाइन रिलीज़ कर दी है मानस नाम से। मानस मतलब मादक पदार्थ निषेध असूचना केंद्र। ओके, मानस हेल्पलाइन लॉन्च की है। इसका काम क्या आएगा, तो भाई इसको यूज़ करते हुए कोई भी पर्सन NCB का कांटेक्ट करवाएगा। NCB मतलब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, उसका कांटेक्ट कर पाएगा और उसको बता पाएगा कि भाई यहाँ पे ड्रग पेडलिंग चल रही है, ट्रैफिकिंग चल रही है, या फिर ड्रग अब्यूज़, या फिर कुछ भी इसके रिलेटेड बातें वो बता सकता है। और ये अनोनिमस होगा, यानी आप कॉल करो और अपना नाम न बताना चाहो तो नहीं पता चलेगा, और ना ही आपकी आइडेंटिटी रिवील होगी। ओके, तो एक इनिशिएटिव है जो ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग पेडलिंग को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने लिया है।
अभी ड्रग की सिचुएशन क्या है इंडिया में, इलिसिट ड्रग ट्रेड की सिचुएशन। तो इंडिया में पिछले 10 साल में 5.5 लाख किलोग्राम ड्रग्स पकड़ा गया है, जिसकी कीमत 22,000 करोड़ है। इट इज़ वेरी ह्यूज। आगे, इंडिया रिस्पॉन्सिबल है 21% ऑफ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग। इट इज़ अगेन वेरी ह्यूज। फिर इंडिया लार्जेस्ट ओपिएट मार्केट है इन साउथ एशिया। साउथ एशिया में हमसे ज़्यादा ड्रग्स कोई नहीं ले रहा है, हम मार्केट है सबसे बड़ी। फिर नार्को टेररिज्म। अभी देखो, नार्को टेररिज्म वर्ड का मीनिंग क्या है, तो टेररिज्म फंडेड बाय ड्रग ट्रेड, ये मेजर इशू है हमारा, और ये होता भी है। और इसी को, अगर ड्रग से रिलेटेड अभी कोई क्वेश्चन आता है तो इसी चीज़ों को हम यूज़ करेंगे इन इंट्रो, कि इंडिया इज़ लार्जेस्ट ड्रग मार्केट इन साउथ एशिया, और ऐसा सब आप लिख सकते हो जो यहाँ पे डेटा दिया गया है। फैक्टर्स हेल्पिंग इलिसिट ड्रग ट्रेड, तो सबसे पहले रोल ऑफ इंटरनेट, डेफिनेटली आपको सेलर और बायर तुरंत मिल जाते हैं। फिर क्रिप्टो करेंसी और डार्क नेट भी दिक्कत देता है। क्रिप्टो करेंसी से आप अगर ट्रांजेक्शन करते हो पता नहीं चलेगा भाई किसने किया है, मेजर ये है। और डार्क नेट होती है इलीगल कामों के लिए है। जैसे इंटरनेट हमारा होता है, यहाँ पे हम नॉर्मल बातें करते हैं सब। डार्क नेट में सारी जो भी गलत ट्रेड है या फिर गलत इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे ही आती है, ठीक है। एक दो एग्जांपल मैं दे दूँ तो थोड़े टाइम पहले डार्क नेट से लड़कियों को खरीदा और बेचा जा रहा था, और अभी भी ऐसा होता है। डार्क नेट का एक्सेस भी बहुत कम लोगों के पास होता है, जो भी बड़े बड़े टेररिस्ट हों या फिर जो इस सब कामों में इन्वॉल्व हो। तो डार्क नेट से थ्रू ड्रग मार्केट में ट्रेड होता है। आगे, रोल ऑफ सिंथेटिक ड्रग्स मतलब जैसे ये ड्रग बना हुआ नहीं है बट आप ले जाइए, आप इससे ड्रग्स बना सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर पाओगे, उसमें आपको मदद मिलेगी। तो ये है सिंथेटिक ड्रग्स। ये है फैक्टर ड्रग ट्रेड को बढ़ाने वाले। ओके, चैलेंजेस क्या क्या है ड्रग ट्रेड के सामने, तो हमारी लोकेशन डेथ ट्रायंगल और डेथ क्रिसेंट के यहाँ पे आती है। पहले इसको गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट बोला जाता था, बट अमित शाह ने समिट में अपने होम मिनिस्टर ने इनको नाम बदल दिया कि भाई अभी से गोल्डन मत बोलना, गोल्डन क्योंकि हमारे लिए तो ये कुछ नहीं हो रहा है, अब से बोलो डेथ ट्रायंगल एंड डेथ क्रिसेंट। ओके, फिर ट्रांसनेशनल नेचर ऑफ क्राइम्स, ऑफ कोर्स बाहर से ही होता है ये ड्रग्स, जो भी आता है ईरान से आता है, हमारे यहाँ पे अफगानिस्तान से आता है, और हवाला ट्रांजैक्शन होते हैं। फिर कल्टीवेशन ऑफ ड्रग हमारे इंडिया में भी होता है भाई। वे फॉरवर्ड क्या है, हम कैसे रोक पाएंगे, तो हम कॉपरेशन करें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, नेशनल गवर्नमेंट के साथ, अथॉरिटीज़ के साथ, प्राइवेट कंपनीज़ के साथ, कि भाई ठीक करो इसको। स्ट्रेटेजिक अप्रोच हम रखें कि डिमांड को रिड्यूस कर दें, साथ ही साथ जो सप्लाई चेन है उसकी, सप्लाई चेन मैंने कल ही शायद बता दिया था कि सप्लाई चेन क्या है, कि कोई एक जगह से कोई रॉ मटेरियल आया, कोई एक जगह पे प्रोसेस हो रहा है, कोई एक जगह पे सेल हो रहा है, ये है पूरी सप्लाई चेन। तो हम सप्लाई चेन को ही डिस्टर्ब कर दें, इसको ही हम हटा देंगे बीच में से, या इसको हटा देंगे तो ट्रेड खत्म ही हो जाएगा। किसी भी चेन को हटा दो आप, बढ़िया। चलिए, ये है वे फॉरवर्ड। इंडिया ने क्या कर लिया है, तो इंडिया ने एनडीपीएस एक्ट ला दिया है, नार्कोटिक ड्रग्स साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985। फिर प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक, अगेन एनडीपीएस एक्ट 1988। फिर एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स हमने बनाई हुई है, आपने मूवी देखा होगा अपना फोर्स, वैसे बहुत सी मूवीज़ में आता है, मूवीज़ से याद मत रखिए, बट टास्क फोर्स है हमारी एक। फिर स्पेशल टास्क फोर्स है जो कि डार्क नेट और क्रिप्टो करेंसी को मॉनिटर करती है। और एम्पावरमेंट ऑफ हमने बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस किया है, मतलब जो बॉर्डर पे हैं उनको हमने एम्पावर किया है, वेदर इट इज़ कोस्ट गार्ड, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, हर कोई। देखो ऑलरेडी शायद ड्रग्स के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में, अगेन आता है तो हमारा यही स्ट्रक्चर रहेगा। इंट्रो में हम डेटा डालेंगे, यहाँ पे लिखा ही हुआ है जो हमारे सामने। फिर फैक्टर्स बढ़ाने वाले ये हैं, चैलेंजेस ये हैं, और इंडिया ने क्या किया वो भी हमारे पास यही रहा डेटा। ग्रेट, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, ये जो लोकेशन दी गई है इधर आप मैप बना सकते हो तो वो बहुत वेल एंड गुड होगा। मैप में कुछ नहीं करना है, ये इंडिया बना दिया आपने, यहाँ पे आपने बना दिया पाकिस्तान, यहाँ पे अफ़गानिस्तान, यहाँ पे ईरान, ओके, यहाँ पे हमारा म्यांमार हो गया, यहाँ पे हो गया अपना लाओस, और यहाँ पे हो गया वियतनाम, ये थोड़ा नीचे है। हो गया आपका लोकेशन मैप,
रेडी। इतने से एग्जामिनर समझ जाएगा कि भाई आपको पता है, और आपको 1 मार्क्स तो एक्स्ट्रा मिल जाएगा, एटलीस्ट 0.5 मार्क्स समझ लीजिए। चल, और देखो यही क्रिसेंट बनाता है, ये बन गया क्रिसेंट और ये बन गया, इधर थोड़ा लाउस नीचे है इसलिए ये बन जाएगा ट्राइंगल। आगे बढ़ते हैं, चलो। यूनियन मिनिस्टर इनॉग्रेटेड नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर। सबसे पहले लैंडस्लाइड क्या होती है, ये गवर्नमेंट डेफिनेशन है। अभी कोई भी अगेन क्वेश्चन आता है तो आप इंट्रो में क्या डालोगे, उसकी डेफिनेशन डालोगे, और हो सके हो तब तक गवर्नमेंट डेफिनेशन डालोगे जो गवर्नमेंट यूज़ करती है। तो लैंडस्लाइड की डेफिनेशन क्या क्या है, सॉरी क्या क्या नहीं, लैंडस्लाइड की डेफिनेशन क्या है, तो इट इज़ अ टाइप ऑफ मास वेस्टिंग डिफाइन एज रैपिड मूवमेंट ऑफ मास ऑफ रॉक डेब्रीज एंड अर्थ डाउन अ स्लोप। मतलब कि भाई पहाड़ों से, ये पहाड़ है, उधर से कोई ऐसा मूवमेंट नीचे आ रहा है, मूवमेंट हो रही है नीचे की तरफ, उसमें रॉक्स है, डेब्रीज है, रेत है, ये सबको लैंडस्लाइड बोलेंगे। आपने देखी होगी कहीं ना कहीं पे लैंडस्लाइड होती हुई, राइट। ओके, इंडिया की क्या बात है भाई, तो इंडिया को ऑलमोस्ट 12.5% लैंड एरिया लैंडस्लाइड के लिए वल्नरेबल है, और इसमें हम स्नो कवर्ड एरिया नहीं देख रहे हैं, ठीक है। स्नो कवर्ड मतलब हिमालयाज वाला, मतलब जिसमें एकदम बर्फ वाली है, उसको हम नहीं देख रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं, कॉजेस क्या क्या है इस लैंडस्लाइड के। लैंडस्लाइड में हैवी रेनफॉल हो जाए, ऑफ कोर्स अगर बहुत ज़्यादा बारिश पड़ेगी तो जो उधर की ज़मीन होगी उसको थोड़ी सी नरम कर देगी, और नरम कर देगी तो चांसेस बढ़ जाएंगे लैंडस्लाइड के। फिर अंडर कोटिंग ऑफ स्लोप्स ड्यू टू अ फ्लडिंग, एक्सवेशन, अर्थक्वेक, स्नो मेल्ट्स, यस। फिर एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज क्या क्या है, तो ओवर ग्रेजिंग बाई कैटल, सोइल इरोजन, लॉस ऑफ वेजिटेशन, फिर कटिंग एंड फिलिंग, एक्सेसिव डेवलपमेंट, ये सब कॉज है, और ये सब बेसिक है, आपको पता है राइट कि ये होता है। समझाना हो तो मैं किसी को समझा देता हूँ, किसी एक को समझा देते हैं। एक्सेसिव डेवलपमेंट को समझ लीजिए, ये पहाड़ है अगेन हमारे पास, यहाँ पे लोग रह रहे हैं, और यहाँ पे घर के ऊपर घर, घर के ऊपर घर, घर के ऊपर घर हम बना जाते हैं, तो ये पहाड़ पे लोड एकदम ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर एक टाइम पे क्या होगा, धीरे धीरे ये ग्रेविटी भी अपना काम कर रही होगी, और ऊपर वेट भी ज़्यादा है, तो धीरे धीरे ये ज़मीन खिसकने लगेगी, और ये हो जाएगा लैंडस्लाइड। एक टाइम पे होगा ही होगा। आपने ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे देखा होगा, तो केदारनाथ वाले रास्ते हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, वहाँ पे आए दिन लैंडस्लाइड होती रहती है, क्योंकि इतना ज़्यादा लोग विजिट, वो लोग तो छोड़िए, बट इतना ज़्यादा डेंसिटी है उस एरिया में, इतनी ज़्यादा बारिश होती है, तो नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक दोनों फैक्टर एक साथ काम करते हैं, इसलिए लैंडस्लाइड होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इफेक्ट क्या होता है लैंडस्लाइड का, वी नो इट। अगर लैंडस्लाइड हो जाएगी तो लैंड तो गया भाई, कल्टिवेटेड लैंड गया, लॉस ऑफ लाइफ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म, डिस्ट्रप्शन ऑफ ट्रैफिक, इंसोलेशन ऑफ हैबिटेशन, फ्लड ड्यू टू डाइवर्जन ऑफ रिवर कोर्सेज। फ्लड मतलब समझ लीजिए लैंड, ये है पहाड़ दोनों, यहाँ से एक रिवर आ रही थी, अभी लैंडस्लाइड हो गई इधर से, तो ये तो रास्ता दब गया, अभी रिवर कहाँ से आएगी, अभी आएगी रिवर इस एरिया से, तो ये रिवर का फ्लो बदल गया ना। साथ ही साथ अगर रिवर फ्लो नहीं बदल रहा है तो रिवर और बढ़ जाएगी, अगर क्लाउड बस्ट उस एरिया में हुआ होगा या फिर कुछ भी, पर रिवर का स्तर ऊपर आ जाएगा तो फ्लड के चांसेस हो जाएंगे, चैनल ब्लॉकेज, रिड्यूसिंग इफेक्टिवनेस, और जो डैम होते हैं वो उसमें भी सिल्ट ऐड हो जाता है। चलिए ग्रेट, इसको पहले हम थोड़ा साफ कर देते हैं। चलो आगे, इंडिया ने क्या क्या किया है भाई, मेजरमेंट हमने क्या क्या, मेजर्स क्या क्या हमने लिए हैं, तो नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी हमने बनाई है, जिसमें सबसे पहले हम हज़ार्ड जोन मैपिंग करते हैं कि कौन से एरिया में ये होने के चांसेस है, वो उसको जोनेशन करो, उसके एरियाज़ पे बनाओ। फिर मॉनिटर और EWS मतलब अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाओ, और उसको एरिया को मॉनिटर करते रहो। फिर प्रिपरेशन ऑफ माउंटेन जोन रेगुलेशन, कि जो भी माउंटेन के जोन है उसको हम अच्छे से रेगुलेट करेंगे। उसके लिए कुछ पॉलिसीज़ लेके आ गई, कुछ बिल्डिंग के स्टैंडर्ड्स लेके आ गए। सेम चीज़ होती है अर्थक्वेक वाले एरियाज़ में, ठीक है। अर्थक्वेक में भी आपको लिखना है तो सेम ही पॉइंट लिखोगे, तो भाई हज़ार्ड जोन मैपिंग, फिर मॉनिटरिंग करो हाईली ससेप्टेबल एरियाज़ की, फिर
प्रिपरेशन करो पर्टिकुलर जोन रेगुलेशन, उसमें हम माउंटेन हटा देंगे शब्द बस। और क्रिएशन ऑफ स्पेशल पर्पस व्हीकल फॉर लैंडस्लाइड मैनेजमेंट। स्पेशल पर्पस व्हीकल मतलब कोई एक पर्पस के लिए बनाई गई कोई एंटिटी। ओके, अभी न्यूज़ क्या थी वो देख लेते हैं। ये पूरा का पूरा कंफर्म हो गया है, ये हमारा इंट्रो बन जाएगा। ये जो डेटा है हमारा वो 12.5% और लैंडस्लाइड की डेफिनेशन, ये हमारे कॉजेज, ये इफेक्ट और ये हमारे मेजर्स। न्यूज़ क्या थी? तो भाई हमने दो पोर्टल हमने नया एक फोरकास्टिंग सेंटर बनाया है इन कलकत्ता, जो लैंडस्लाइड आने वाली होगी उसको फोरकास्ट करेगा। आगे भू संकेत वेब पोर्टल बनाया है और भू संकलन मोबाइल ऐप भी हमारे पास है। भूस्खलन मोबाइल ऐप आप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जान सकते हैं कि डेली लैंडस्लाइड फोरकास्ट की यहाँ पे आज लैंडस्लाइड हो सकती है। इट इज़ ग्रेट। आगे बढ़ते हैं। डिमांड फॉर सेपरेट भील प्रदेश। देखो ये जो एरिया है हमारा, यहाँ पे आता है गुजरात, फिर यहाँ पे राजस्थान और हमारा यहाँ पे पड़ जाएगा महाराष्ट्र और ये बीच में है एमपी। ओके, तो भील प्रदेश की डिमांड उठ रही है कि राजस्थान से लेकर के मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और ये कुछ एरिया गुजरात का भी इंक्लूड हो जाएगा। ये ऐसा एक थोड़ा सा राउंड शेप में इन एरिया को भील प्रदेश बनाने की डिमांड है, क्योंकि यहाँ पे मेजोरिटी में भील पॉपुलेशन रहती है। भील एक ट्राइब है, उनकी पॉपुलेशन रहती है, तो ये मांग रहे हैं कि भाई हमारा एक अलग से आप स्टेट बना दीजिए। अभी दिक्कत क्या क्या है भाई, ऐसे ही थोड़ी ना हम स्टेट बना सकते हैं, तो कुछ ना कुछ फ़ायदा भी होगा, कुछ ना कुछ नुकसान भी होगा। सबसे पहले देख लेते हैं कि अलग स्टेट की डिमांड उठती क्यों है, फैक्टर्स क्या क्या हैं ड्राइविंग डिमांड्स। सबसे पहले लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, जैसे कि महाराष्ट्र और गुजरात का हुआ था, गुजराती मराठी कि हम अलग अलग हैं तो थोड़ा अलग स्टेट बना दीजिए। फिर कल्चरल आइडेंटिटी, तो गोरखालैंड और वेस्ट बंगाल का इशू कि वैसे उठती है डिमांड। फिर डेवलपमेंटल डिफरेंसेस, जैसे कि विदर्भ और महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र का जो एरिया है उसमें दो सेक्शन पड़ जाते हैं, एक वेस्टर्न सेक्शन जो कि बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है, एक ईस्टर्न सेक्शन जो कि बहुत कम डेवलप हो रहा है कंपेयर टू वेस्टर्न सेक्शन। इसलिए बोलते हैं कि हम दोनों को अलग कर दीजिए ताकि आप हमारे एरिया पे भी ध्यान दें। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या पॉइंट आता है, दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, कि आपका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बड़ा एरिया है, इतना अच्छे से हो नहीं पा रहा है, तो उसको अलग अलग कर दो और अच्छे से आप काम कर पाओगे। जैसे कि एक डिमांड है, आप हरित प्रदेश बनाओ फ्रॉम उत्तर प्रदेश। ओके, ये डिमांड है, हमने देख ली, इससे डिमांड हो सकती है। एडवांटेजेस क्या क्या है अगर स्मॉलर सेट हम कर दे तो? बेटर गवर्नेंस होगी, छोटा एरिया है तो गवर्नेंस अच्छी हो जाएगी, बिल्कुल। इकोनॉमिक डेवलपमेंट और अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि हम लोकल नीड जो भी होगी उधर की पर्टिकुलर उसको एड्रेस कर पाएंगे। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि हमने ऊपर ही देखा वो हो जाती है। अदर क्या क्या है, तो रिड्यूस रीजनल डिस्पैरिटीज़, जैसे हमने वो विदर्भ का देखा ना, महाराष्ट्र का जो एरिया, तो डिस्पैरिटीज़ जो होगी उसको रिड्यूस हो जाएगी। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर फ्रॉम लार्जर यूनिट टू स्मॉलर वन ज़रूरी भी है। तो ये एडवांटेजेस है। एक पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट था। अभी तीसरा पॉइंट आएगा, कंसर्न्स, क्यों नहीं करना चाहिए हमें ये। सबसे पहला एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज होगा, क्योंकि आपको ये सेटअप करने में जो शुरुआती में कॉस्ट आएगी वो बहुत बड़ी होगी। फिर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, कैसे? अभी हम देखते हैं कि जो साउदर्न स्टेट है वो अपने रिवर डिस्प्यूट में लगे रहते हैं। इवन नॉर्दर्न स्टेट भी, सिर्फ साउदर्न नहीं, पर साउदर्न स्टेट में ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला एसेट्रा। तो वैसे ही हम और नए अगर स्टेट बनाते हैं तो डेफिनेटली वो भी कॉन्फ्लिक्ट में आएंगे ना। कौन कौन सी कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है? तो रिवर वाटर कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, लैंड बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। लैंड बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट में आप किसका एग्जाम्पल लोगे? तो महाराष्ट्र और कर्नाटका, ये इस बॉर्डर पे आता है बेलगांव। अभी बेलगांव वाला वही इशू है, जाने दो इन सबको, तो वो इशू है, बॉर्डर एरियाज़ में भी इशू आ जाएगा। रीजनलिज्म आ जाएगा, सब अपने अपने रीजन की बात करेंगे। रीजनलिज्म हमें काफ़ी देखने को मिल रहा है अभी अभी, स्पेशली आप इसको देख लीजिए, खालिस्तानी मूवमेंट इज़ रीजनल मूवमेंट, राइट। वो चाहते हैं कि अपना एक अलग से देश बना ले।
इकोनॉमिक कंसर्न्स होंगे, स्मॉलर मार्केट होगी कोई एक जगह की डेफकॉर्स, और पेंडोरा बॉक्स होगा। पेंडोरा बॉक्स मतलब कोई एक जगह को आपने कंफर्म किया है न्यू स्टेट के लिए, हो सकता है इन फ्यूचर और स्टेट और नए डिमांड उठने लगे कि भाई हमें भी अलग करो, हमें भी अलग करो। और पेंडोरा बॉक्स नाम इसलिए है क्योंकि एक स्कैम खुला था, बहुत सारे पीपल, पेंडोरा करके एक जगह है वहाँ पे अपने टैक्स का पैसा छुपा के वहाँ पे रखते थे। उसमें एक का नाम निकला, कोई एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी का, फिर दूसरी सेलिब्रिटी का, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, और ऐसे निकलता ही गया, निकलता ही गया। हालांकि सॉल्यूशन कुछ नहीं हुआ, बट बहुत सारों का नाम निकल गया, इसलिए हम पेंडोरा बॉक्स बोलते हैं कि ये निकलता जाएगा फिर भाई। और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है, तो भाई आर्टिकल 3 के अंदर हम न्यू स्टेट बनाते हैं। ओके, अगेन ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हो गया आंसर का। सबसे पहले हमने देखे फैक्टर, फिर देखे हमने एडवांटेजेस, और फिर देखे हमने कंसर्न। और हमारे पास इंट्रो के लिए ये लाइन भी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिल्ली क्राइम ब्रांच बस्ट इंटरस्टेट किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट। देखिए बहुत सारे लोगों का क्या होता है, कोई हेल्थ इशू हो जाता है, उनको नया ऑर्गन चाहिए होता है, ऑर्गन उन्हें बदलना होता है, बट सेम किसी को चाहिए तो है बट उतनी सप्लाई है ही नहीं हमारे पास, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऑर्गन डोनेशन को लोग इतना अच्छा मानते नहीं हैं। तो उसका मेन रीज़न क्या है, इंडिया हिंदू डोमिनेटेड कंट्री है, हिंदू मेजोरिटी हमारे यहाँ पे, और हमारे में ऐसा माना जाता है, हिंदू में ऐसा माना जाता है कि अगर आपका बॉडी का कोई भी अंग आपके साथ नहीं है तो आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। वन ऑफ द रीज़न ये है। साथ ही साथ फैमिली की भी भाई कंसर्न होती है कि भाई मेरे बेटे बेटी या फिर कोई भी पापा बाप माँ का कोई हिस्सा हम क्यों जाने दें। तो इसलिए हमारे यहाँ पे डोनर बहुत कम है, बट चाहिए बहुत सारे लोगों को। डिमांड एंड सप्लाई का बहुत बड़ा गैप है। अगर आपने ब्रीद सीजन देखी हो तो यू कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड। ब्रीद किसकी है, आर माधवन की शायद, यस आर माधवन की। तो इसी का रैकेट चलता था कि इलीगली जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है उसका रैकेट था। अभी सबसे पहले रैकेट चलता क्यों है, तो हमने रीजंस देखने हैं। ये पहला तो हमने देख लिया, हाई डिमांड और लो सप्लाई। और हाँ, ये ऑर्गन का काम देखता कौन है, तो नोटो देखता है, नेशनल ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, देखिए 15,000 ऑर्गन ट्रांसप्लांट टुक प्लेस इज 2022। नंबर ऑफ पेशेंट वेटिंग में कितने हैं, तो ऑलमोस्ट 50,000 वेट कर रहे हैं कि कब हमारी बारी आएगी और हमें ऑर्गन मिलेगा। दूसरा, पॉवर्टी ऑफ कोर्स, फॉल्स प्रोमिस ऑफ हाई पेमेंट, एम्प्लॉयमेंट, ट्रांसनेशनल नेचर, कि बहुत सारे जो रेसिपिएंट्स हैं वो विदेश से हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा बड़ा पैसा ऑफर करते हैं। फिर लो डिजीज़ डोनेशन रेट, ऑफ कोर्स ज़्यादा हम डोनेट नहीं कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस, हमारी पॉलिसीज़ इतनी अच्छी नहीं है। इशू क्या क्या है इलीगल ड्रग ऑर्गन ट्रेड के, नॉन कंसेंशुअल। सबसे पहले जो डोनर होता है कभी कभार उनको पूछा ही नहीं जाता है, ऐसे ही उनका कोई ऑर्गन होता है वो निकाल लिया जाता है, राइट। आप समझ लीजिए गए हो किडनी का ऑपरेशन करवाने, 2 किडनी, आपको पता चलता है सालों बाद कि मेरी एक किडनी तो है ही नहीं, पता नहीं कब निकल गई है, और ये होता ही है। फिर एथिकल इश्यूज, इन ह्यूमन बॉडी पार्ट आर ट्रीटेड एज अ कमोडिटीज़। यस, हमारे पार्ट हैं उसको हम कमोडिटी क्यों बताएं, ये एथिकल इशू है। स्टेप्स टेकन, क्या हम ले सकते हैं, तो हम एड्रेस करें रूट कॉज को। सबसे पहले पीपल की जो वल्नरेबिलिटी है उसको हम कम करें और अवेयरनेस करें डोनेट करने के लिए। फिर विक्टिम प्रोटेक्शन करें और असिस्टेंस करें। यूनिफॉर्म लीगल एथिकल गाइडलाइंस हम लेके आएँ कि भाई इस तरीके से हम करेंगे, वन नेशन वन पॉलिसी। और फिर सिलेक्शन ऑफ पेशेंट करें, वेटिंग लिस्ट में अलोकेशन ऑर्गन में क्या है कैसे है उसको हम फेयरली करना चाहिए। अभी होता क्या है, कई बार जो बहुत रिच पर्सन है उसको ऑर्गन चाहिए तो उसको जल्दी मिल जाएगा, जबकि कोई गरीब है तो उसको नहीं मिलेगा। इसलिए अनफेयर प्रैक्टिसेस है। इंडिया ने क्या मेजर लिए हुए हैं, तो सबसे पहला ट्रांसप्लांटेशन ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू एक्ट 1994 लेके आए हैं। इसके अंदर ऑर्गन कैसे ट्रांसप्लांट होंगे, स्टोरेज, रिमूवल, A to Z सब बात इसी में बताई गई है। और दूसरा हम लेके आए हैं राष्ट्रीय आरोग्य निधि, जिसके अंदर जो भी गरीब होगा, बिलो पॉवर्टी लाइन पेशेंट, उसको 15 लाख तक पैसे का सपोर्ट दिया जाएगा ट्रांसप्लांटेशन के लिए,
हार्ट, लिवर, किडनी, लंग एसेट्रा। चलिए, बड़ी न्यूज़ हमारी ये भी हमारा हो गया है, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट, रीजंस, स्टेप्स टू बी टेकन और इश्यूज। न्यूज़ इन शॉर्ट्स देखते हैं हम। सबसे पहला न्यूज़ में था पीएम स्वानिधि। स्वानिधि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है, जिनको हम 10,000 तक अप टू 10,000 लोन प्रोवाइड करते हैं, कैपिटल लोन। और इसमें से भी वो अगर जल्दी पेमेंट कर देता है उसको 7% तक की सब्सिडी मिल सकती है। और उसमें भी वो अगर डिजिटल ट्रांजेक्शन करता है तो उसको कैशबैक भी मिल सकता है। दैट्स इट। स्ट्रीट वेंडर मतलब वही हमारे जो आजू बाजू पानी पूरी वाले, समोसे वाले हैं, उनको, उनके लिए स्कीम है। ये स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? तो महुआ के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेक्टर स्कीम मतलब इसका पूरा का पूरा पैसा, 100% पैसा सेंटर देगा। सेकेंड न्यूज़, बैम्बू। सबसे पहले बैम्बू को देख लेते हैं। ये पेरिनियल है, मतलब पूरे साल रहेगा। और ये मोस्ट डाइवर्स प्लांट है, मतलब बैम्बू की ऑलमोस्ट 1200 स्पीशीज़ है वर्ल्ड में, अलग अलग। कि यहाँ पे सब ट्रॉपिकल, मिड टेम्परेट, हर जगह हमें ऑलमोस्ट मिल जाता है। फाउंड नेचुरली थ्रू आउट द इंडिया बट नॉट इन कश्मीर। तो अगर क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखना है, पूरे इंडिया में नहीं है, कश्मीर में नहीं मिलता है हमें। सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में मिलता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो ज़्यादातर वेजिटेशन उस एरियाज़ में है। यूज़ कहाँ पे करते हैं हम? कंस्ट्रक्शन मटीरियल, टेक्सटाइल, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। और एनवायरमेंटल बेनिफिट्स में रैपिड कार्बन सिक्वेस्टर है, ये कार्बन को ऑब्जर्व करता है बहुत सारी मात्रा में, सॉइल इरेशन को कम करता है, वाटर को प्योरीफाई करता है। इवन अभी अभी तो बाम्बू का यूज़ करते हुए वाटर बॉटल्स भी बनाई जा रही है, लेदर बैग्स भी बनाए जा रहे हैं। प्लास्टिक मटेरियल, जो प्लास्टिक का मटेरियल है उसको अल्टरनेटिव बनाए जा रहे हैं, सब के सब बाम्बू का यूज़ करते हुए। बाम्बू को ये पल्प बना देते हैं और पल्प से कोई भी न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़, और हाँ, न्यूज़ क्या थी भाई बाम्बू के रिलेटेड? तो नेशनल सिंपोजियम ऑन बाम्बू हमने हेल्ड किया है रिसेंटली, बाम्बू के रिलेटेड हम बात करने के लिए, क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए बात करने के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बात करने के लिए। ओके, आर्टिकल 361 किसकी बात करता है? तो गवर्नर को इम्यूनिटी, जो आर्टिकल 14 जो है वो बात करता है राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी बफर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, इसमें भी एक्सेप्शन आता है कि भाई गवर्नर और प्रेसिडेंट की हम बात नहीं कर रहे हैं, और वही आर्टिकल 361 है गवर्नर का। इसमें क्या है भाई कि गवर्नर के ऊपर आप कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चला सकते हो जब तक वो ऑफिस के अंदर है, और सिविल प्रोसीडिंग चला सकते हैं, आप उसको पहले नोटिस दे दो 2 मंथ की, उसके बाद सिविल प्रोसीडिंग चलाओ। अभी आपका क्वेश्चन आएगा कि तो क्या कभी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग लग ही नहीं सकती प्रेसिडेंट गवर्नर के ऊपर? लग सकती है। सबसे पहले उनको इम्पीच कर दो, मतलब हटा दो पोस्ट से, और फिर लगा दो तो लग जाएगी। ओके, तो यही है। अभी ऐसे जो आर्टिकल होते हैं उसको आप पॉलिटी से पढ़ोगे, न कि करंट अफेयर से, तो ये आपका वर्क है, पॉलिटी से पढ़ लो। दूसरा, प्लास्टिक वेस्ट टू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इसमें कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना है, बस यही याद रखना है कि भाई प्लास्टिक वेस्ट होता है, अभी ऐसी सिस्टम आ गई है, स्टडी आ गई है कि उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। दैट्स इट। ठीक है, ये बाकी टेक्निकल हो जाएगा, P.PCS, ये हमारे काम का नहीं, हटाओ, सिर्फ हेडलाइन याद रख लो बस। नेक्स्ट, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, RTE 2009। रिसेंटली क्या हुआ था, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक क्राइटेरिया लाया था कि जो RTE कोटा है, राइट टू एजुकेशन का कोटा, उसमें भी हम जो सबसे डिसएडवांटेज सिचुएशन बैकग्राउंड से स्टूडेंट आते हैं उसको ज़्यादा कोटा देंगे, उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। तो हाई कोर्ट ने हटा दिया, बोला कि ये गलत है भाई, इसके अंदर सबको इक्वल राइट मिलता है, कोई कोटा वोटा आप मत रखो यहाँ पे। आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल 21A, 86th अमेंडमेंट 2002। RTE प्रोविजंस क्या बात करते हैं? तो फंडामेंटल राइट है 6 से 14 साल के बच्चे को एजुकेशन लेने का। फिर 25% जो सीट होगी वो डिसएडवांटेज सेक्शन के लिए रिजर्व रहेगी। ओके। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, NCAP। सबसे पहले NCAP क्या है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉलोज क्लाइमेट चेंज का इनिशिएटिव है। इसका एम यही ये है कि एयर पॉल्यूशन को कम करें और एयर क्वालिटी को अच्छी करें। ओके, टारगेट क्या है इसके? तो 20 to 30% PM कॉन्सेंट्रेशन कम करना है। PM मतलब
particulate matter 2.5 एंड PM particulate matter 10, उसको 20 से 30% कम करना है। फिर नॉन अटेनमेंट सिटीज़ है, उसकी एयर क्वालिटी हमें अच्छी करनी है, बट हालांकि हम लगातार 5 साल से उसको एक्सीड कर रहे हैं, मतलब जितनी लिमिट हमने सेट की थी कि इतना कम करेंगे, उसको हम लगातार 5 साल से कर ही नहीं पा रहे हैं। आगे न्यूज़ में क्या था, तो न्यूज़ में एक रिपोर्ट आई सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, जिसने बोला कि भाई जितना भी पैसा जा रहा है ना टोटल फंड NCAP के पास, उसमें से 2/3 तो सिर्फ डस्ट मैनेजमेंट में ही यूज़ हो रहा है। तो ये बहुत अच्छा काम नहीं हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। NCAP बस क्या है, तो क्लीन एयर प्रोग्राम है जो कि एयर को अच्छा करने के लिए बनाया गया है। आगे यूरेनियम कंटामिनेशन इन वाटर, अगेन बकवास न्यूज़ है, ये भी इतना अच्छा नहीं था। यूरेनियम कंटामिनेशन इन वाटर, तो BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, उन्होंने पहले अपनी जो लिस्ट होती है, गाइडलाइंस होती है, उनको रिवाइज किया था और बोला था कि भाई वाटर के अंदर यूरेनियम 30 माइक्रोग्राम पर लीटर तक ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। बट रिसेंट स्टडी आई बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की कि 30 माइक्रोग्राम पर लीटर नहीं, बल्कि अप टू 60 माइक्रोग्राम पर लीटर भी चल सकता है, क्योंकि बुरा होता है ऐसा कोई पर्टिकुलर हमें पता चल नहीं रहा है। बस बकवास, हमारे लिए खास कुछ काम का नहीं है। क्वेश्चन क्या बन सकता है कि यूरेनियम पानी के अंदर थोड़ा भी मात्रा में बुरा होता है? नहीं, थोड़ी मात्रा चल जाती है। 60 माइक्रोग्राम अगर चल रहा है तो 10 माइक्रोग्राम तो चलेगा ही डेफिनेटली। यूरेनियम क्या है, तो यूरेनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अगर पानी में ज़्यादा मात्रा में हो जाए तो क्या दिक्कत होगी, तो हमारी किडनी फेल हो जाएगी, कैंसर हो सकता है। किडनी फेल को हम नेफ्रिटिस बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़, ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पे एक न्यू प्लांट स्पीशीज़ मिली है, फ्लोगोकैंथस सुदान सुखेश्री, चलो सुधांशु केशरी, ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है। ये इधर की स्ट्रीम्स हैं, नहीं काम की हमारे, मिक्स और एवरग्रीन फॉरेस्ट है। ओके, काम का क्या है, तो ये जो सेंचुरी है वो इम्पोर्टेंट बर्ड साइट है बाई बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, दैट्स इट, इतना ही काम का है। ये इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया है बाई बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। इससे UPSC ने 2023 में ही पूछा है कि भाई मार्क कीजिए ऐसी साइट्स जो रामसर साइट्स भी हो और इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया भी हो। ओके, आखिरी न्यूज़, कादम्बिनी गांगुली। तो कादम्बिनी गांगुली फर्स्ट वुमन थी जो कि इंडिया की पहली इंडियन एजुकेटेड फीमेल डॉक्टर थी, मतलब जो इंडिया में पढ़ी और इंडिया में ही डॉक्टर बने थे। तो ये पहले इंडियन थे। दूसरा, ये मेंबर थे ब्रह्मो समाज के। फिर जो एक्चुअली पूछा गया है काफ़ी सारी जगह पे कि ये फर्स्ट फीमेल डेलीगेशन लेके गए थे INC में, तो पहले वुमेन जो INC को एड्रेस किए थे वो थे कादम्बिनी गांगुली। ओके, फिर उन्होंने हेल्प की थी वुमेन कॉन्फ्रेंस इन कलकत्ता को ऑर्गेनाइज करने के लिए। फिर अलॉन्ग विथ कामिनी रॉय, वो वही वुमेन के लिए काम किए थे इन जो माइनिंग में काम कर रही थी इन बिहार एंड उड़ीसा। और सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क उनका जो है वो है उनके ही एफर्ट से, सिर्फ इनके नहीं थे, दूसरे व्यक्ति थे जो इम्पोर्टेंट थे, वो थे BM मालाबारी। ओके, इनके एफर्ट से एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 पास हुआ था। अब ये एज ऑफ कंसेंट एक्ट क्या था, ये रखमाबाई केस आया था इन 1885। रखमाबाई की एज कुछ 12 ईयर्स की थी, ये एक लेडी थी 12 ईयर्स की एज की, और उनकी शादी हो गई थी 19 साल के किसी शख्स से, दादाजी या फिर ऐसा कुछ नाम था। ये दोनों एक साथ रह ही नहीं रहे थे। बट होता क्या है, रखमाबाई की मम्मी का डेथ हो जाता है तो इनकी जो भी प्रॉपर्टी थी वो इनको मिल जाती है, उनकी मम्मी की प्रॉपर्टी इनको मिल जाती है। और फिर इनके हस्बैंड बोलते हैं कि अभी हम आप एक साथ रहना चाहते हैं, बट रखमाबाई रिफ्यूज़ कर देती है। फिर उनका केस चलता है, हाई कोर्ट बोलती है भाई आपको रहना पड़ेगा। रखमाबाई विक्टोरिया के पास चले जाती है, क्वीन विक्टोरिया के पास, और क्वीन विक्टोरिया उनका केस लेती है और बोल देती है कि हाँ भाई ये जो मैरिज है वो नलीफाई है, वो ये नहीं चलेगा।
और इसी के बाद आता है एज ऑफ कंसेंट एक्ट कि भाई 12 साल जो आपने एज रखी है ना उसको चेंज करो। तो बोल देते हैं कि भाई अभी से 12 से कम की कोई भी लड़की की शादी नहीं हो सकती है। तो दैट्स इट, कादिर गांगुली का इनका इतना ही इंपॉर्टेंट था। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आपको और कोई डाउट हो तो मुझे बस बताइए कमेंट सेक्शन में, और मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट करना हो कि जो वीडियो में ठीक ना हो तो भी बताइए, ठीक है। ओके, शुक्रिया, जय हिंद।